हे एवरीवन, तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने फिजियोलॉजी में सेल फिजियोलॉजी टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन में हमने डिटेल में पैसिव ट्रांसपोर्ट को देखा था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स है उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इनका इंटर होना किसमें, सेल में। साथ ही में सेल के अंदर कई सारे क्या बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। सेल के अंदर क्या होता है, CO2 का कंसंट्रेशन भी हाई होता है, ठीक है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है ना, CO2 का जो हाई कंसंट्रेशन है, तो इसको भी क्या करना है, सेल से बाहर भेजना है ना। तो ये जितने भी सब्सटेंस का इंटर और एग्जिट होता है किसके बीच में, सेल के बीच में, वो किसके थ्रू होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ना। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जितने भी सब्सटेंस जो होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए दो मैकेनिज्म है ना। पहले तो क्या है, पहली तो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना। पहली क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हमने सिंपल डिफ्यूजन भी बोल दिया था। क्या बोल दिया था, सिंपल डिफ्यूजन भी बोल दिया था, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, डाउन हिल। क्योंकि यहाँ पर सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है, इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। कौन कौन से सब्सटेंस सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं, तो हमने देखा था कि जो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल है ना, जो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल है, जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल है, जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल है, वो तो क्या करेंगे, डायरेक्टली लिपिड में डिसॉल्व होकर सेल में इंटर हो जाएंगे या सेल से क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल है ना, बाकी जो क्या है, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल है ना, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल है या लार्ज साइज के मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इन सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ा, कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी, फैसिलिटीज। और वो फैसिलिटी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कि इन सभी सब्सटेंस का, यानी कि जो लिपिड में इनसोल्यूबल है, जो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स है, तो इन सब का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कई फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, चैनल्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, या कैरियर प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, या ये रिसेप्टर के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में पैसिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म देखा था। अगर आप में से किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिटेल में देखकर आइए, ठीक है। नाउ आज के इस लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दिया, ताकि आप लेक्चर में क्या कर पाए, कोरिलेट कर पाए, ठीक। चलिए, तो आप स्टार्ट करते हैं हम, और डिटेल में क्या पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक टाइप का ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर सब्सटेंस जो होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, यानी कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन क्या करता है, मूव करता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, देखिए आप यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, है ना, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस against the chemical or electrical or electrochemical gradient. It is like swimming against water tide in a river. It is also called uphill transport, है ना। It requires energy
क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसे हम एक्टिव भी बोल देते हैं, ठीक है। विच इज ऑब्टेन मेनली बाय ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी कंपाउंड लाइक एरोनासाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो एटीपी होता है ये क्या होता है, ब्रेक डाउन करता है किसमें, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। और इससे क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करती है, लिबरेट करती है। और इसी एनर्जी का इसी एनर्जी के थ्रू, है ना, सब्सटेंस जो होते हैं, मतलब इसी एनर्जी की मदद से, है ना, सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर के थ्रू, वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल्स में, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए आप यहाँ पर कौन कौन से कैरियर प्रोटीन है या कौन कौन से ट्रांसपोर्टर है जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो दो तरह के यहाँ पर ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट होता है, एक तो यूनिपोर्ट, दूसरा क्या होता है, सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट, ठीक है। यूनिपोर्ट की बात करते हैं तो यूनिपोर्ट क्या होते हैं, यूनिपोर्ट जो होते हैं वे प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, यूनिपोर्ट क्या होते हैं, वे प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो सिंगल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो क्या करते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं एट अ टाइम, ठीक है। वह अगर हम सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट की बात करते हैं, जिसे हम कॉमन में क्या बोल सकते हैं, को ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं, है ना, जिसे हम कॉमन में क्या बोल सकते हैं, को ट्रांसपोर्ट, यानी कि यहाँ पर एट अ सिंगल टाइम दो सब्सटेंस क्या करते हैं, एक साथ मूव करते हैं या एक साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर दोनों सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम सिम्पोर्ट कह देंगे, सिम्पोर्ट कह देंगे, ठीक है। और अगर दोनों सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम एंटीपोर्ट कह देंगे। और इन दोनों को ही, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट दोनों को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है, को ट्रांसपोर्ट बोल दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर एट अ सिंगल टाइम दो सब्सटेंस क्या करते हैं, एक साथ मूव करते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है सिम्पोर्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो उसे हम क्या कह लेंगे, एंटीपोर्ट कह देंगे, ठीक। चलिए तो देखिए यहाँ पर यूनिपोर्ट क्या होते हैं, यूनिपोर्ट पंप जो होते हैं वे प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो क्या करते हैं, दैट कैरी ओनली वन सब्सटेंस एट अ सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। एक ही सब्सटेंस को एक सिंगल डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। और एंटीपोर्ट या सिम्पोर्ट की बात करते हैं, जिसे हम मिलाकर क्या बोल देते हैं, को ट्रांसपोर्ट, दोनों को क्या बोल देते हैं, हम को ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दो सब्सटेंस को एट अ टाइम क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। कैरियर प्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट सब्सटेंसेस इन द सेम डायरेक्शन। अगर दो सब्सटेंस को सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसे हम क्या कह लेंगे, सिम्पोर्ट कह देंगे। अगर दो सब्सटेंस को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कैरियर प्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट सब्सटेंस अपोजिट डायरेक्शन, उसे हम क्या कह देंगे, एंटीपोर्ट कह देंगे, ठीक है। चलिए तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए इस डायग्राम के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना, इस डायग्राम के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए, एक तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पहला वाला यूनिपोर्ट दिखाई दे रहा है ना। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर सिम्पोर्ट दिखाई दे रहा है, और तीसरा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, एंटीपोर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यूनिपोर्ट हमने देखा, यूनिपोर्ट जो होते हैं, यूनिपोर्ट पंप जो होते हैं, या यूनिपोर्ट वो कैरियर प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, एक ही सब्सटेंस को वन डायरेक्शन में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये सब्सटेंस है, एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं को ट्रांसपोर्ट में क्या हो जाएगा, एक तो सिम्पोर्ट, दूसरा क्या हो जाएगा, एंटी ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये पंप जो होते हैं, यानी को ट्रांसपोर्ट पंप जो होते हैं, ये क्या करते हैं, एट अ सिंगल टाइम दो सब्सटेंस को एक साथ क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर दो सब्सटेंस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सिम्पोर्ट, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंटीपोर्ट। तो आप यहाँ पर देखिए, ये एक सब्सटेंस है, ये दूसरा सब्सटेंस है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सिम्पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, एक ये सब्सटेंस है और दूसरा यहाँ पर एक ये सब्सटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एक साथ, देखिए ये क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, और ये क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका,
ये आपका एंटीपोर्ट हो जाएगा, और दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, को ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। ठीक है, को ट्रांसपोर्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पर एट अ सिंगल टाइम दो सब्सटेंस एक साथ क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर ये बोला गया है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब्सटेंसेस विच आर ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली आर इन आयोनिक फॉर्म और नॉन आयोनिक फॉर्म। अगर हम आयोनिक फॉर्म की बात करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, क्लोराइड, आयोडाइड। ठीक है, नॉन आयोनिक फॉर्म की बात करते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और यूरिया। तो इन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो किसके थ्रू होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। वही अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ग्लूकोज का हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी इसका ट्रांसपोर्ट होता है, साथ में एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी क्या करता है, मूव करता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अगर हम ऊपर की बात करते हैं, यानी कि जो सब्सटेंस आयोनिक फॉर्म में है, तो इन सब का ट्रांसपोर्ट जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से तो होता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कौन सा टाइप का, प्राइमरी, है ना, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, वही अगर हम बाकी ये नीचे वाले की बात करते हैं, सब्सटेंसेस जो नॉन आयनिक फॉर्म में जैसे बात करते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिया, तो इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से तो होता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी किस टाइप का, सेकेंडरी। ठीक, चलिए तो अब देखिए यहाँ पर अब टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो क्या होता है आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा क्या होता है आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो जैसे कि हमने बोला कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब्सटेंस जो होता है क्या करता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या करता है, मूव करता है। तो यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर ये एनर्जी है ना, अगर ये एनर्जी डायरेक्टली यूज हो रही है, यानी कि एटीपी है ना, एटीपी क्या होगा, एटीपी ब्रेक डाउन होगा किसमें, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो इस दौरान क्या होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, लिबरेट होगी। तो अगर ये एनर्जी डायरेक्टली यूज हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मतलब हमने क्या बोला, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्सटेंस जो होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो एटीपी मॉलिक्यूल, यानी कि एटीपी जो होता है वो एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक डाउन होता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर क्या करती है, रिलीज होती है। तो ये जो रिलीज हुई एनर्जी अगर डायरेक्टली यूज होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम बोलेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि किसी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर एनर्जी एटीपी से जो लिबरेट हुई वो डायरेक्टली यूज होती है, तो उस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या कहलाता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है ना। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी तो यूज होगी क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और यहाँ पर सब्सटेंस जो वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है, तो एनर्जी तो यहाँ पर यूज होगी लेकिन डायरेक्टली यूज नहीं होगी। अभी आप सुनते जाइए, आगे आपको लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, मैं आपको विद डायग्राम विद एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस मूव करता है और कैसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस मूव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उतना आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, तो मैं जितना भी अभी तक हमने पढ़ा उसको मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया, हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव सॉरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्सटेंस जो होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है ना, क्योंकि यहाँ पर सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव हो रहा है, इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर क्या होते हैं, कई सारे कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि बात करते हैं यूनिपोर्ट हो गया और को ट्रांसपोर्ट। यूनिपोर्ट जो होते हैं वे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं या वे कैरियर प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, सब्सटेंस को, एक ही सब्सटेंस को सिंगल डायरेक्शन में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, वह अगर हम को ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो को ट्रांसपोर्ट नाम से आपको पता चल रहा है,
एक सिंगल टाइम में यहाँ पर क्या होंगे, दो सब्सटेंस एक साथ मूव करेंगे। अगर दो सब्सटेंसेस क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो सिम्पोर्ट, अगर अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो एंटीपोर्ट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि जितने भी आयोनिक फॉर्म होते हैं, नॉन आयोनिक फॉर्म वाले सब्सटेंसेस होते हैं, उन सबका ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किसके थ्रू होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। ठीक है, आयोनिक फॉर्म की बात करते हैं तो उनका ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, और जो नॉन आयोनिक फॉर्म जैसे बात करते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, इन सबका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, दो तरह का ट्रांसपोर्ट एक्टिव वाला जो होता है वो दो तरह का होता है। एक्टिव मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है दो तरह का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इज दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसमें क्या होती है, एनर्जी जो होती है सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए डायरेक्टली यूज होती है, यानी कि एटीपी से, जो एटीपी को ब्रेक डाउन करने पर एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा, यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये जो रिलीज एनर्जी है ना, ये जो रिलीज हुई एनर्जी है एटीपी के ब्रेकडाउन करने के बाद जो लिबरेट होती है, तो अगर ये सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में डायरेक्टली यूज हुई है तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। और अगर इनडायरेक्टली यूज हुई है तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा रिवाइज करा दिया। चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से आप लेक्चर को सुनिए, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। मैं आपको फिर डायग्राम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताऊंगा। ठीक, चलिए तो देखिए, पहले आप नोट्स को पढ़िए। यहाँ पर क्या बोला, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन विच एनर्जी इज लिबरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। अब देखो यहाँ पर थोड़ा लिखा है, इसको मैं थोड़ा करेक्शन करता हूँ, और यहाँ पर आप ऐसा बोल दीजिए कि यहाँ पर जो एनर्जी लिबरेट होती है फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी वो डायरेक्टली यूज होती है। थोड़ा सा आप इसको करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, वह क्या होती है, डायरेक्टली यूज्ड होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि एट द साइट ऑफ ट्रांसपोर्ट, एट द साइट ऑफ ट्रांसपोर्ट या डायरेक्टली, है ना, या ऐसा बोल दो, या डायरेक्टली यूज्ड होती है एनर्जी, किसमें, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। किसमें, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एट द साइट ऑफ ट्रांसपोर्ट ही क्या होती है, एनर्जी यूज होती है। ठीक है, अब इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए, इस मेथड से कौन कौन से सब्सटेंसेस जो होते हैं क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो क्या बोले यहाँ पर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर मैकेनिज्म बताया गया। तो चलिए अब यहाँ पर जो नोट्स लिखा है उसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, आप मेरे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए इसको, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। चलिए तो यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी को ब्रेक डाउन करने पर, वो एनर्जी जो होती है क्या होती है, डायरेक्टली यूज होती है। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना। जैसे कि आप सभी को पता है ना, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स है ना, एक मिनट अब थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ मैं। जैसे कि आप सभी को पता है हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स है तो उनकी मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट है, सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट है ना। क्या प्रेजेंट है, कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट है, सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट है। और ये सोडियम पोटेशियम पंप है ना, इसमें इनर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, टुवर्ड द इनर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, 3 साइड्स प्रेजेंट होते हैं, 3 साइड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इस सोडियम पोटेशियम पंप में 2 साइड प्रेजेंट होते हैं। साथ में यहाँ पर एक साइट होता है फॉर एंजाइम, है ना, साथ में यहाँ पर क्या होता है, एक साइट और प्रेजेंट होता है, किस लिए, फॉर एंजाइम के लिए, है ना, एंजाइम बाइंडिंग साइट होता है, ऐसा बोल सकते हैं आप। ये क्या हो गया, जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, एंजाइम बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो ये जो 3 साइड आपको दिखाई दे रहे हैं टुवर्ड द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ये किसको बाइंड करता है,
ये किसको बाइंड करता है, ये तीनों जो होते क्या होते हैं, सोडियम आयन बाइंडिंग साइट होते हैं। ये क्या होते हैं, सोडियम आयन बाइंडिंग साइट होते हैं, ठीक है। और ये जो आपको दो साइड जो टुवर्ड्स आउटसाइड मेम्ब्रेन दिखाई दे रहे हैं, ये पोटेशियम बाइंडिंग साइट होते हैं। ये क्या होते हैं, पोटेशियम बाइंडिंग साइट होते हैं। और ये जो मैंने ब्लू से बनाया, ये क्या होता है, ये क्या होता है, एंजाइम बाइंडिंग साइट। और कौन सा एंजाइम, एटीपीएस एंजाइम, एटीपीएस एंजाइम जो क्या करेगा, एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और इस दौरान यहाँ पर क्या होगी, इस दौरान यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, लिबरेट होगी। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, लिबरेट होगी, है ना। और इसी एनर्जी को ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो क्या करेगा, यूज करेगा। और 3 सोडियम आयन जो आपको दिखाई दे रहे हैं टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, इनको क्या कर देगा, बाहर भेज देगा। और 2 पोटेशियम आयन को क्या कर देगा, अंदर ले आएगा। तो कैसे होता है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो अभी तक हमने क्या बोला कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल होती है तो उनके सेल मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम एटीपीएस प्रेजेंट होता है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप प्रेजेंट होते हैं, ये बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप जो मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं, सेल के अंदर से, यानी कि सेल के अंदर से 3 सोडियम आयन को क्या करते हैं, सेल के बाहर भेजते हैं और 2 पोटेशियम आयन को सेल के अंदर लेते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली ये सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं, है ना, ये सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं, ये क्या करते हैं, पंप जो होते हैं क्या करते हैं, कैरी 3 सोडियम आयन इनसाइड द सेल, है ना, सॉरी 3 सोडियम आयन आउटसाइड द सेल, है ना, एंड 2 पोटेशियम आयन इनसाइड द सेल। लगातार ये करते रहते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, सेल का आरएमपी यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, बना रहता है, ठीक है। जिस कारण क्या हो जाता है, जिस कारण सोडियम आयन का कंसंट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में यानी कि आउटसाइड द सेल ज्यादा होता है ना। और इनसाइड द सेल क्या होता है, पोटेशियम आयन का, इनसाइड द सेल क्या होता है, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये क्या कर रहे हैं, 3 सोडियम आयन को बाहर भेज रहे हैं और 2 पोटेशियम आयन को क्या कर रहे हैं, अंदर ला रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये क्या कर रहा है, 3 सोडियम आयन को क्या कर रहा है, आउटसाइड द सेल भेज रहा है और 2 पोटेशियम आयन को क्या कर रहा है, इनसाइड द सेल कैरी कर रहा है। तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम आयन जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनसाइड द सेल क्या होता है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम होता है, आउटसाइड द सेल क्या होता है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। और वही अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन जो होता है ज्यादा कहाँ पर होता है, इनसाइड द सेल होता है। और आउटसाइड क्या होता है, आउटसाइड इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। तो पोटेशियम भी क्या कर रहा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, सोडियम भी क्या हो रहा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। इसका मतलब दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो आयन है वो क्या हो रहा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, इस सोडियम पोटेशियम पंप में एटीपीएस एंजाइम बाइंडिंग साइट भी होता है। तो ये एटीपीएस एंजाइम जो होता है वो इस बाइंडिंग साइट पर क्या हो जाता है, बाइंड करता है। कब? जब 3 सोडियम आयन जो होते हैं वो यहाँ पर लग जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन क्या करते हैं, यहाँ पर लग जाते हैं। तो एटीपीएस एंजाइम एक्टिव होता है और अपने बाइंडिंग साइट पर क्या करता है, बाइंड करता है। और ये क्या करता है, एटीपी को एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ देता है, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करती है, इवॉल्व होती है, लिबरेट होती है।
और यही एनर्जी का यूज करते हुए ये पंप क्या करता है, अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है और 3 सोडियम आयन को क्या कर देता है, बाहर फेंक देता है, 2 पोटेशियम आयन को अंदर ले आता है ना। क्या करता है ये, इसी एनर्जी का डायरेक्टली यूज हो रही है, देखो यहाँ पर चूंकि एनर्जी डायरेक्टली यूज हो रही है, इसीलिए इसे हमने क्या बोला, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इस एनर्जी का यानी कि एटीपी ब्रेक डाउन होता है एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई तो डायरेक्टली ये क्या करता है, पंप इस एनर्जी का यूज करता है और अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है, 3 सोडियम आयन को बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम आयन को अंदर ले आता है, जिससे क्या होता है, सेल के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है, और सेल के बाहर क्या होता है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन हाई होता है, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, बना रहता है। क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है। देखिए ना आप, सोडियम का कंसंट्रेशन क्या है, इनसाइड द सेल कम है, इनसाइड द सेल क्या है, अरे यार ये दिक्कत है यार इसकी, पता नहीं क्या हो जाता है ना। इनसाइड द सेल यहाँ पर क्या है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम है, और आउटसाइड द सेल क्या है, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कम है। तो पोटेशियम भी क्या कर रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है, सोडियम भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है, एटीपी। एटीपी ब्रेक डाउन होता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, इवॉल्व होती है, लिबरेट होती है, और इसी एनर्जी का ये जो एटीपीएस पंप जो होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो होता है, डायरेक्टली यूज करता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट करता है, किसके थ्रू, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। इसी के जैसे कैल्शियम आयन, हाइड्रोजन आयन, इन सब का भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए 1 मिनट में स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, है ना, फिर स्टार्ट करते वापस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक, चलिए, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक चलिए, तो आप नोट्स को पढ़ लीजिए, आपको फटाफट सारी चीजें समझ में आ जाएगी, फिर मैं इस डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। ठीक, चलिए देखिए, नोट्स को देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन विच क्या होता है, एनर्जी इज लिबरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी एंड डायरेक्टली क्या होती है, यूज होती है। बाय दिस मेथड द सब्सटेंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन क्लोराइड आर ट्रांसपोर्टेड। और मैंने आपको सोडियम और पोटेशियम का एग्जांपल बता दिया। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म देखिए आप, जैसा मैंने आपको बताया वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एनर्जी इज लिबरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, है ना, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ठीक, ये पंप क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड पोटेशियम को फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। दिस पंप इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल ऑफ बॉडी, जैसे कि मैंने आपको बताया, है ना। सोडियम पोटेशियम पंप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये क्या होता है, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेंटेनिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कितना होता है, -90 मिलीवोल्ट। कैसे करते हैं, बाय ट्रांसफरिंग 3 सोडियम आयन आउटसाइड द सेल एंड 2 पोटेशियम आयन इनसाइड द सेल। तो इस तरह से क्या करते हैं, ये सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाए रखते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप नीड्स एनर्जी। अब देखो, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप जो है, इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल हो जाता है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए आप, कैल्शियम एंड हाइड्रोजन आयंस आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सोडियम पोटेशियम पंप जो इसके स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, 6 साइट्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, 3 रिसेप्टर साइट्स फॉर सोडियम आयन जो कि इनर साइड प्रेजेंट होता है, 2 रिसेप्टर साइट्स होते हैं किसके लिए, पोटेशियम आयंस की तरफ, पोटेशियम आयंस के लिए जो कि आउटर साइड पर प्रेजेंट होते हैं, और एक साइट होता है किसके लिए, फॉर एंजाइम एटीपीएस नियर सोडियम आयन साइट।
जो क्या करता है, जो क्या करता है, एटीपी को एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक डाउन करता है। इससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करती है, रिलीज होती है। और इसी एनर्जी का यूज करते हुए सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है और 3 सोडियम आयन को क्या करता है, बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी डायरेक्टली यूज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए, देखिए मैंने आपको बताया ना, इनसाइड द सेल क्या होता है, इनसाइड द सेल पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम होता है। आउटसाइड द सेल सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर 3 साइड्स प्रेजेंट होते हैं टुवर्ड द इनर साइड फॉर सोडियम आयंस के लिए। देखिए अब यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, और 2 साइड प्रेजेंट होते हैं फॉर पोटेशियम आयंस के लिए। 2 साइड यहाँ पर आउटसाइड द सेल पोटेशियम आयन के लिए प्रेजेंट होता है और एक साइड होता है किसके लिए, फॉर एटीपीएस के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, क्या होता है, ये जो एटीपीएस एंजाइम जो होता है एटीपी को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसमें, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। यहाँ पर क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होती है। तो इस एनर्जी का डायरेक्टली यूज करते हुए ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 सोडियम आयन को देखिए बाहर फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है, और ये जो 2 पोटेशियम आयन है इसको क्या कर रहा है, अंदर ला रहा है ना, इसको क्या कर रहा है, देखिए इसको क्या कर रहा है, अंदर ला रहा है, इसको अंदर ला रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ठीक, चलिए वही अगर हम बात करते हैं अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो, देखिए यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, द बाइंडिंग ऑफ सोडियम पोटेशियम आयंस टू द कैरियर प्रोटीन क्या करता है, ये एटीपीएस एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। एटीपी, फिर एटीपीएस एंजाइम क्या करता है, एटीपी को एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ता है, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करती है, रिलीज होती है, और द एनर्जी लिबरेटेड कॉजेज सम सॉर्ट ऑफ कन्फर्मेशनल चेंजेस। ठीक है, तो यही एनर्जी जो होती है सोडियम पोटेशियम पंप में कन्फर्मेशनल चेंजेस यानी कन्फिगरेशन को चेंज कर देती है। ठीक है, और जिससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस द आउटर सरफेस ऑफ कैरियर प्रोटीन विथ पोटेशियम आयन नाउ फेसेस द इनर साइड, यानी कि कुछ इस प्रकार से, जैसे कि अभी इस तरह से कन्फिगरेशन है ना, इस तरह से, जैसे कि अभी यहाँ पर कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो जैसे ही क्या करेगा, एनर्जी को यूज़ करेगा और अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेगा, तो जैसे अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी कि ये जो 3 सोडियम आयन के जो साइड थे वो बाहर की तरफ आ जाएंगे और पोटेशियम आयन के अंदर की तरफ चल जाएंगे। ठीक है, ये किसके लिए है, ये पोटेशियम आयन की तरह लिए, पोटेशियम आयन के लिए, और ये सोडियम आयंस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का यूज़ करते हुए अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है। ठीक है, जिस कारण 3 सोडियम आयन जो होते हैं आउटसाइड द सेल आ जाते हैं, 2 पोटेशियम आयन जो होते हैं वो इनसाइड द सेल चले जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए देखिए वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अपन किसके, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, है ना। अब हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विथ सोडियम और पोटेशियम बाय मीन्स ऑफ कॉमन कैरियर प्रोटीन, है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विथ सोडियम और पोटेशियम आयंस बाय मीन्स ऑफ कॉमन कैरियर प्रोटीन इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ आप और यहाँ पर लिख लीजिए कि यहाँ पर एनर्जी जो होती है, एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं होती है ना, एनर्जी डायरेक्टली यूज़ नहीं होती, या आप ऐसा बोल दो, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी जो है, एनर्जी इज नॉट यूज्ड एट द टाइप, है ना, एट द साइट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के साइट पर यहाँ पर एनर्जी यूज नहीं होती है। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, है ना, मैकेनिज्म बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, व्हेन सोडियम आयन ट्रांसपोर्टेड बाय अ कैरियर प्रोटीन अनदर सब्सटेंस इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय सेम प्रोटीन, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, है ना, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, को ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि यहाँ पर ऐसा बोलता हूँ, को ट्रांसपोर्ट, यानी कि 2 सब्सटेंस जो होते हैं क्या करते हैं, एक साथ मूव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जब व्हेन सोडियम आयन इज ट्रांसपोर्टेड बाय कैरियर प्रोटीन,
तो अनदर सब्सटेंस आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय सेम प्रोटीन इधर इन सेम डायरेक्शन, सेम पोर्ट। जैसी बात करते हैं ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, क्लोराइड आयंस का, आयोडाइड आयंस का, है ना, आयरन का, यूरेट का। तो इन सब का ये जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयोडाइड, ये सब का, है ना, सोडियम आयंस के साथ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, सेम डायरेक्शन, इसीलिए इसे क्या बोला, सेम पोर्ट, ठीक है। और इन या तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में किसका हो जाएगा, सोडियम और कैल्शियम का, सोडियम हाइड्रोजन का, सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, है ना। तो अगर ये सारे आयंस जो है अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मूव कर रहे हैं, है ना, तो एंटीपोर्ट होगा, यानी कि अगर सोडियम इधर जाएगा तो कैल्शियम इधर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है इन सारे मोलिक्यूल्स का, है ना, बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जैसे मैंने आपको बोला कि एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली यूज नहीं होती है, या एनर्जी जो होती है वो ट्रांसपोर्ट साइड पर यूज नहीं होती। इसको आप समझने के लिए एक एग्जाम्पल को आप लीजिए, है ना, एक एग्जाम्पल को आप लीजिए। जैसे कि ये मैंने क्या बनाई, ये मैं एक सेल बनाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेल बनाया, ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, सेल बनाया। और ये सेल कौन सी है, ये ल्यूमन की सेल है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ल्यूमन की सेल है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ल्यूमन की सेल है, ठीक है। मान लो ये आपका क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या बना देता हूँ, आप ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने आपका स्टमक बनाया, ठीक है, चलिए, हाँ। और ये मैंने आपका क्या बनाया, स्टमक बनाया, एक मिनट। और ये आपका क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की सेल है। कुछ इस प्रकार से इसको मैं इनलार्ज करके बता देता हूँ। ऐसे यहाँ पर कई सारी सेल होगी, है ना, यहाँ पर कई सारी सेल होगी, इस तरह से यहाँ पर ल्यूमन में सेल है, ठीक है, चलिए। और मान लो आपने क्या किया, आपने रात में कोको कोला पिया, ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, उसके ल्यूमन में क्या होगा, यहाँ पर ग्लूकोज का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तब इस ग्लूकोज को क्या करना है, इस ग्लूकोज को अंदर लेना है, इस ग्लूकोज को क्या करना है, सेल में लेना है ना, एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। तो इस ग्लूकोज को अंदर लेने के लिए, है ना, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, इसको थोड़ा मैं यहाँ बताता हूँ, है ना, इसको थोड़ा मैं उसी सेल को यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, दो बाइंडिंग साइट होती है, इसमें दो बाइंडिंग साइट होती है। एक साइड पर तो क्या करता है, सोडियम बाइंड करता है, और दूसरे साइड पर ग्लूकोज। यानी कि ये ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो एक बार में क्या करेगा, एक बार में दो सब्सटेंस को कैरी करेगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सब्सटेंस एक ही डायरेक्शन में करेंगे, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, सिम्पोर्ट कहलाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि सोडियम आयंस, देखिए यहाँ पर वेन सोडियम आयंस इज ट्रांसपोर्टेड बाय कैरियर प्रोटीन, अनदर सब्सटेंस आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय सेम प्रोटीन इधर इन सेम डायरेक्शन। जैसे बात करते हैं यहाँ पर हम किसका एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, सोडियम और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के थ्रू मैं आपको यहाँ पर मैं इस एग्जांपल को लेकर, सोडियम और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल को लेकर आपको मैं सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर तो मैंने क्या बोला, अपने रात में क्या किया, कोको कोला पिया, है ना, जिस कारण आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। अब ग्लूकोज क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। तो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए ये जो ल्यूमन की सेल होती है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, एट अ सिंगल टाइम दो सब्सटेंस को कैरी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक साइड यहाँ पर सोडियम आयंस के लिए, दूसरा साइड पर ग्लूकोज के। इसका मतलब अगर सोडियम आयन इस बाइंडिंग साइड पर अगर बाइंड नहीं करेगा, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ट्रांसपोर्टर दिखाई दे रहा है, ये वर्क नहीं करेगा, है ना, जब तक यहाँ पर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये वो ट्रांसपोर्टर है जो एक बार में क्या करता है, दो सब्सटेंस को कैरी करता है, ठीक है। तो अगर सोडियम आयन इस बाइंडिंग साइट पर नहीं लगेगा तो ये फंक्शनल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ग्लूकोज को सेल के अंदर लेना है, ठीक।
तो यहाँ पर ये जो ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, सोडियम को और ग्लूकोज को अंदर लाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि सेल के बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है ना, और सेल के अंदर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो सोडियम आयन है इसका इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, ऐसा बोलता हूँ, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो शुरुआत में तो ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो तो आपके इंटेस्टाइन में ज़्यादा होगा, ठीक है, ल्यूमन में ज़्यादा होगा, लेकिन एंड में, क्योंकि आपको तो एक एक ग्लूकोज मोलिक्यूल को सेल के अंदर लेना है, तो आखिरी में क्या होगा, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन सेल में ज़्यादा होगा। ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होगा, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन सेल में ज़्यादा होगा, और यहाँ पर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होगा। दैट मीन्स आपका जो ग्लूकोज है वो सेल में इंटर कर रहा है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो ट्रांसपोर्टर है वो क्या कर रहा है, सोडियम आयन को सिंपल डिफ्यूजन से क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और ग्लूकोज को क्या कर रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर एनर्जी डायरेक्टली यूज हुई या नहीं हुई। यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर हमने एनर्जी का कोई जिक्र नहीं किया, तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कैसे एनर्जी जो है वो डायरेक्टली यूज नहीं होती है, कैसे यहाँ पर इनडायरेक्टली यूज होती है, और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, काम करता है। तो आप इसको समझने के लिए वापस आप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को देखिए। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर एक सेल पर क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, तो यहाँ पर भी सोडियम पोटेशियम पंप होगा। ठीक है, जो क्या करेगा 3 सोडियम आयन को, है ना, एक मिनट, इसको थोड़ा मैं मिटाता हूँ, अब इसको मैं इधर ले आता हूँ, एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये समझा रहा है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैसे एनर्जी इनडायरेक्टली यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हर एक सेल में जैसे क्या होता है सोडियम पोटेशियम पंप, यहाँ पर भी क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, सोडियम, जिसमें अंदर की साइड सोडियम आयन क्या करता है, बाइंड करेगा और बाहर पोटेशियम आयन। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो सोडियम आयन जो है यहाँ पर, है ना, ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्ट है ना, जो कि सिंपोर्ट है। तो ये क्या कर रहा है, सोडियम आयन को सिंपल डिफ्यूजन से क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर सोडियम आयन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो सोडियम आयन का यहाँ पर लो कंसंट्रेशन मेंटेन है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए ये सोडियम पोटेशियम पंप रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला जो सोडियम पोटेशियम पंप आपको दिखाई दे रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, ये एटीपी से जब ब्रेक होगी तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, तो इस एनर्जी का यूज करते हुए ये क्या कर रहा है, इस सोडियम आयंस को, 3 सोडियम आयन को बाहर भेज रहा है, 2 पोटेशियम आयन को अंदर ला रहा है, यानी कि सेल के अंदर सोडियम आयन के कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, लो कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रख रहा है। ठीक है, अगर सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन लो रहेगा तभी सोडियम आयन जो होगा वो क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन से क्या आएगा, सेल के अंदर इंटर करेगा, है ना, और सिंपल डिफ्यूजन से ये सोडियम जो है वो सेल के अंदर इंटर करेगा, तभी आपका ग्लूकोज जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अंदर आएगा, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में। क्यों? क्योंकि ये सिंपोर्ट वाला मॉलिक्यूल है, यानी कि एक बार में 2 सब्सटेंस को क्या करेगा, एक साथ कैरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम अंदर कैसे आ रहा है, जब यहाँ पर सेल में सोडियम का कंसंट्रेशन कम है, और ये सोडियम आयन जो है इसके कंसंट्रेशन
को लो मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सोडियम पोटेशियम पंप। और सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है? एनर्जी को यूज कर रहा है ना। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला सिस्टम काम कर रहा है, तब जाके आपका ग्लूकोज जो वो अंदर आ रहा है और सोडियम आयन जो है वो अंदर आ रहा है। अगर ये काम नहीं करेगा, है ना, तो आपका ये वाला सिस्टम भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला सिस्टम डायरेक्टली एनर्जी को यूज करते हुए सेल के अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है? लो बनाए रखा है। और जब सोडियम आयन का सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा, तभी ये सोडियम आयन जो है वो इस सिम्पोर्ट मॉलिक्यूल से अंदर आएगा, है ना। जब सोडियम अंदर आएगा तो ग्लूकोज भी अंदर आएगा, क्यों? क्योंकि सिम्पोर्ट वाला है, ठीक है। अगर सोडियम आयन अंदर नहीं आएगा तो ग्लूकोज भी अंदर नहीं जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ग्लूकोज जो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में आ रहा है ना। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन यहाँ पर एनर्जी डायरेक्टली यूज नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी इसने यूज किया, और चूंकि ये काम कर रहा है तब जाके ये काम कर रहा है ना। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एनर्जी जो है डायरेक्टली यूज नहीं होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी जो है डायरेक्टली यूज नहीं होती है। एनर्जी जो होती है ट्रांसपोर्ट साइट पर यूज नहीं होती। देखिए अब यहाँ पर इसको भी आप क्लियर कीजिए। देखिए ये क्या है? ये आपका ट्रांसपोर्ट साइट है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी यूज नहीं, एनर्जी तो यहाँ पर यूज हो रही है, लेकिन चूंकि ये सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है, तब जाके ये वाला मॉलिक्यूल काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से क्या होता है? दो तरह का क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होती है? एनर्जी डायरेक्टली यूज होती है, और सेकेंडरी में एनर्जी डायरेक्टली यूज नहीं होती। या आप ऐसा बोल लो, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एनर्जी जो होती है वो ट्रांसपोर्ट साइट पर यूज होती है, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी जो होती है ट्रांसपोर्ट साइट पर यूज नहीं होती है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर तीसरा टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर वेसिकल्स, और वेसिकल्स में भी कौन सी? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती है, या कई सारी बॉडीज जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे कि बात करते, अब ये दो तरह का होता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। एक तो क्या हो जाएगा आपका? एक्सोसाइटोसिस, है ना, एक्सोसाइटोसिस। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस की बात करते हैं, तो एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा? एक्सोसाइटोसिस देखिए यहाँ पर, we describe the process of vesicles fusing with plasma membrane and releasing their content to the outside of the cell, and this process is common when cell produces some substances for export। देखिए जैसे कि मान लो एक सेल है, ठीक है, और ये सब्सटेंस है, इसको क्या करना है? सेल से बाहर भेजना है। तो क्या होगा? ये अंदर वेसिकल्स होगा, ये क्या करेगा? इससे फ्यूज करेगा, और कहाँ पर जाएगा? सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा, और इस मेम्ब्रेन को, इस सब्सटेंस को बाहर रिलीज कर देगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। तो जब कोई सेल जो होती है वो क्या करती है? किसी सब्सटेंस को क्या करना है? बाहर एक्सपोर्ट करना है, जो कि अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। जिसकी बात करते हैं, इंसुलिन को ले लो आप, इंसुलिन को ले लो आप। इंसुलिन कहाँ पर बनती है? तो बेटा सेल्स होती है पेनक्रियास की, वो क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो बाहर किसके थ्रू जाता है? जिस वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जाता है, ठीक। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस यानी कि किसी सब्सटेंस को जो कि सेल के बाहर है, तो इसको क्या करना? अंदर लेना। तो ये क्या हो जाएगा? एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। तीन तरह का एंडोसाइटोसिस होता है ना। एक तो क्या हो जाएगा आपका? फेगोसाइटोसिस। अगर मान लो ये सेल है, ये सब्सटेंस को क्या करना है? इसको अंदर लेना है। अगर ये सब्सटेंस क्या है? सॉलिड मटेरियल है, तो यहाँ पर सेल क्या करेगी? इसको ईट करेगी, है ना, इसको खाएगी, ठीक है। इसको यहाँ पर सेलुलर ड्रिंकिंग हटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, इसको हटा दो। थोड़ा आप नोट्स देखो, कभी कभी क्या होता है लिखते समय, और मैं जब पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा मैं करेक्शन करा देता हूँ, तो आप उसको ध्यान रखता है। यहाँ पर सिर्फ फेगोसाइटोसिस रहती है, ठीक है। सेलुलरिटी यानी कि ओकस व्हेन, ये डिजोल्व को बताती है, व्हेन सॉलिड मटेरियल, यहाँ पर सॉलिड करो आप, व्हेन सॉलिड मटेरियल इंटर द सेल, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? इंगल्फ द सॉलिड मटेरियल फॉर्मिंग अ फेगोसाइटिक वेसिकल्स, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ पर पिनोसाइटोसिस यानी कि अगर मान लो वो सब्सटेंस जो है वो सॉलिड नहीं और क्या लिक्विड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस। यानी कि अगर सेलुलर ड्रिंकिंग बोल सकते हैं इसको अपन। ओकर्स व्हेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड्स इनवर्ड टू फॉर्म अ चैनल। देखो यहाँ पर क्या होता है, जिसका मान लो ये सेल है, ये मान लो क्या सेल है,
है ना। तो अगर मान लो किसी सब्सटेंस को अंदर लाना है तो ये क्या करती है, थोड़ी सी अपने यहाँ पर क्या करती है, इंटरप्ट होती है और थोड़ा सा यहाँ पर डिप्रेशन बनाती है। तो इस डिप्रेशन में क्या होता है, कई सारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे ये डिप्रेशन क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, इस तरह से वेसिकल बन जाता है। वेसिकल बन जाता है, इस वेसिकल के अंदर क्या हो जाते हैं, कई सारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिससे हम प्रोटीन मॉलिक्यूल रहता है, तो ये क्या हो जाते हैं, अंदर आ जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सेल जो है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस को नहीं ले रहा है, वो कई सारे सब्सटेंस साथ में आ रहे हैं। तो इस कारण इसे हम क्या बोल देते हैं, सेलुलर ड्रिंकिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेलुलर ड्रिंकिंग occurs when the plasma membrane folds inward to form a channel allowing dissolved substances to enter the cell. Macromolecules like bacteria antigens are taken into the cell. और अगर मान लो किसी सब्सटेंस को, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को, है ना, सेल के अंदर क्या करना है, व्हेन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इन द फ्लूइड सराउंडिंग सेल, है ना, एंड दिस बाइंड टू स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, जब किसी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर रिसेप्टर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है या हेल्प होती है तो उसे हम रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और बोला ट्रांससाइटोसिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेसिकल ट्रांसफिकिंग, है ना, सॉरी वेसिकल ट्रैफिकिंग और साइटोपेम्सिस। इन दिस प्रोसेस क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कैप्चर्ड इन वेसिकल्स ऑफ द सेल ऑन वन साइड। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक साइड से मॉलिक्यूल का कैप्चर होगा, सेल में जाएगा, है ना, और दूसरी साइड से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए से क्या बोलते हैं, ट्रांससाइटोसिस बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन दिस प्रोसेस मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कैप्चर्ड इन द वेसिकल्स ऑफ द सेल ऑफ वन साइड एंड ड्रॉन अक्रॉस द सेल एंड रिजेक्टेड ऑन अदर साइड। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर एग्जांपल देखिए, मूवमेंट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम कैपिलरी ब्लड इनटू द इंटेस्टाइनल फ्लूइड, ये ट्रांससाइटोसिस का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। और मैनी पैथोजन जिसे बात करते हैं एचआईवी और इंसुलिन जो होते हैं वो इस प्रोसेस से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको डिटेल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताया, ठीक। चलिए, तो इस तरह से आज हमने ट्रांसपोर्ट तो सेल मेम्ब्रेन पूरा डिटेल में देख लिया। कल आने वाले लेक्चर में हम सेल ऑर्गेनिल्स को पढ़ लेंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा सेल फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम होम्योस्टेसिस वाले टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।